हेलो स्टूडेंट, आज हम SN2 मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो इसको कहा जाता है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसके अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। ओके, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हुआ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर। ध्यान रखना है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू के RX एंड Z। Z का मतलब हुआ न्यूक्लियोफाइल और RX का मतलब होता है, ध्यान रखना है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ध्यान रखना है कि बेटा अपने यहां पर लेते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और फॉर्मेशन देखने को मिलेगी यहां पर हमको ट्रांजिशन स्टेट की। क्लियर, ट्रांजिशन स्टेट की यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलती है और हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर, ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्राइमरी ही क्यों लेते हैं, बिकॉज ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव देखने को मिलता है इस वजह से। क्लियर, तो चलो अपने इसको एक रिएक्शन से समझते हैं, जैसे कि ओके, ध्यान रखना है कि यहां पर अपने ने एक न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है और यहां पर ये क्या लेके रखा है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अभी अपने को यहां पर मिलेगा ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें प्रोडक्ट की बात करें सो बेटा यहां पर अपने को प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा क्लियर, और ध्यान रखो कि हैलोजन यहां से अलग हो गया है तो हैलोजन हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन तो कंप्लीट हुई। तो बेटा ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने को क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर हैलोजन का इंटरेक्शन होता है किसके साथ, कार्बन एटम के साथ। तो जैसे ही ये इंटरेक्ट होगा ना तो एट अ टाइम हैलोजन जो है ये वहाँ से अलग हो जाएगा, मतलब कि कार्बन के साथ की जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता ही क्यों है। ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल लगता है तो हैलोजन लूज हो जाता है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, मतलब कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हैलोजन से ज़्यादा होती है, इस वजह से ये सिस्टम हमको देखने को मिलता है। और एक और चीज़ का ध्यान रखो कि ये जो स्टेप है ना बस एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है ये पूरी रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं होती है और होता भी नहीं है। क्लियर, ओके, तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन तो होती है कंप्लीट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो बेटा ये अपने को अनस्टेबल देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो होती है 4, लेकिन यहाँ पर हमको बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या बिहेव करता है, अनस्टेबल बिहेव करता है। अगर हम इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी देखने को मिलेगा।
ध्यान रखना है मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर प्राइमरी की सबसे ज़्यादा इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बन के ऊपर क्राउडिंग बढ़ेगी, ठीक है, अल्काइल ग्रुप की या तो किसी भी अदर एटम की, ठीक है, क्राउडिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वहाँ पर एनर्जी तो मैक्सिमाइज होती रहेगी। ध्यान रखना है कि कार्बन एटम्स के ऊपर जितनी ज़्यादा क्राउडिंग बढ़ेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से ही मैंने बोला था कि यहाँ पर जो प्राइमरी है ना ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और टर्शरी कम रिएक्टिव देखने को मिलता है। ओके क्लियर। तो ये रिएक्शन का तो फंडा हो गया क्लियर। ओके यहाँ पर अपने ने क्या देखा कि प्राइमरी क्यों रिएक्टिव होता है और टर्शरी क्यों नहीं होता या फिर लीस्ट क्यों होता है। ओके तो बेटा ये रिएक्शन तो चलो हो गई कंप्लीट। अगर हम यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड की बात करें, ध्यान रखो ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड। सो ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड की बात की जाए तो बेटा यहां पर ध्यान रखना, यहां पर होता है कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन देखने को मिलता है SN2 रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो एक काम करो, ये तो अपना हो गया कंप्लीट, तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लो और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं जहां पर अपने देखेंगे कि इन्वर्जन कैसे देखने को मिलता है। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड को अगर हम एक रिएक्शन से समझे तो देखने को मिलता है जैसे कि इसका नोमेनक्लेचर होगा, ध्यान रखो, 2 ब्रोमो ऑक्टेन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्जन SN2 एंड प्रोडक्ट मिलेगी इसका नोमेनक्लेचर होगा, ध्यान रखो, 2 ऑक्टेन ओल। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन तो हो गई कंप्लीट। ठीक है, यहां पर अपने को ध्यान देना है कि हमने न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में लिया था OH-, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, Br से। ठीक है, इसी वजह से Br को क्या करना पड़ा, हमको अलग करना पड़ा। ठीक है, और उसका बॉन्ड कार्बन के साथ इजीली ब्रेक हो गया जब OH कार्बन के साथ कंबाइंड हुआ ना तब। ओके, तो बेटा इस तरह से ये वाली रिएक्शन तो क्या हो गई कंप्लीट। ठीक है, अभी अपने इसके कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम इसी के फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें सो फैक्टर होगा फर्स्ट वन, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ध्यान रखना है, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करें सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमको देखने को मिलता है SN2 के अंदर। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के अंदर, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी इस वजह से। ठीक है, और SN1 की बात करें, ठीक है, सो SN1 में हमको देखने को मिलेगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये तो हो गए क्या, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, ध्यान रखो, प्राइमरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड की। ठीक है, प्राइमरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, या तो आप बोल सकते हो सेकेंडरी अल्काइल, तो देखने को मिल सकते हैं SN1 एंड SN2 में ये, पर ये डिपेंड करेगा रिएक्शन की कंडीशन पर। ध्यान रखना है, ये रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ओके, चलो
अगर अपने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो नेक्स्ट होगा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ध्यान रखना है कि SN2 के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे। ठीक है, और अगर SN1 की बात करें तो यहाँ पर अपने को वीक न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे और यहाँ पर क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, सो थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करें, सो SN2 के अंदर अपने को स्ट्रॉन्ग देखने को तो मिलता ही है, साथ ही साथ हाई कॉन्सेंट्रेशन भी होगी। ठीक है, SN2 के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो देखने को मिलते ही है, साथ ही साथ हाई कॉन्सेंट्रेशन भी होगी। और अगर SN1 की बात करें तो यहाँ पर अपने को लो कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गए टोटल 3 पॉइंट। अगर अपने फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट के अंदर हमको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है कि अभी अपने ने 1, 2 और 3 के बारे में तो डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर अपने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, SN1 की बात करें तो इसका होगा सॉल्वेंट है ये पोलर। ठीक है, SN1 में अगर अपने पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने को डिसोसिएशन देखने को मिलती है अल्काइल हैलाइड में, जिस वजह से हमको मिलता है कार्बोकेटायन। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कार्बोकेटायन। ठीक है, और कार्बोकेटायन की वजह से ही सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है, ठीक है, वो SN1 के फेवर में हमको लो देखने को मिलेगी। ठीक है, लो पोलैरिटी। ठीक है, किसके फेवर में, SN1 मैकेनिज्म के फेवर में। ओके, तो बेटा इस तरह से इसके ये 4 फैक्टर्स तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, जिसमें अपने ने SN2 मैकेनिज्म के बारे में भी समझ लिया कि ये होता कैसे है। ओके, और इसके फैक्टर भी कंप्लीट हुए। ओके, तो इस तरह से ये लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।